हेलो बच्चों। सो पी ब्लॉक के हम लोग लास्ट क्लास तक 5 लेक्चर कर चुके थे। ठीक है, आज का लेक्चर पी ब्लॉक से नहीं है। अभी जो मैं लेक्चर बना रहा हूँ, ठीक है, वो पी ब्लॉक से बिलोंग नहीं करता। डायरेक्टली अगर बात करें तो आपको हेडिंग नजर आ रही होगी, सर ये कहाँ गया है, तुमने 11th क्लास में सीखा था। बिल्कुल, ये 11th क्लास का टॉपिक है ना। आज हम लोग कुछ हाइब्रिडाइजेशन और बात करने वाले हैं अबाउट ज्योमेट्री ऑफ अ मॉलिक्यूल। ठीक है, देखिए यहाँ मैं आपको क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि पी ब्लॉक के अंदर आपको बहुत सारी कंपाउंड्स की, मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री पूछी जा सकती है। ठीक है, कंटिन्यूअसली हर जगह से क्वेश्चन आ रहा है ना। बोर्ड्स में क्वेश्चन पूछ रहा है पी ब्लॉक के अंदर से, अलग अलग मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री पूछ लेता है। जैसे आप जब 18 ग्रुप पढ़ोगे तो वहां पे XgF4, XgOF4, ठीक है, या आपसे हो सकता है XgF2, इन सब की ज्योमेट्री पूछ सकता है ना। बहुत बहुत फ्रिक्वेंटली पूछता है। ठीक है, तो आप लोगों से पूछ सकता है, एक तो ये कि सर हम उनकी ज्योमेट्री और हाइब्रिडाइजेशन को याद रखें, दूसरा कि हम सर सीख लें, है ना। तो आज हम वही करने वाले हैं। एक वीडियो आपको एक्स्ट्रा देखना पड़ेगा, है ना। और ये वीडियो ना केवल ये पी ब्लॉक में काम आएगा, बल्कि आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बहुत सारे क्वेश्चंस, जी हाँ बहुत सारे क्वेश्चंस 15 या 20 सेकंड में कर दोगे, ज्योमेट्री से रिलेटेड या फिर हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड, विद इन 5 और 8 सेकंड या 10 सेकंड्स में। हाँ, आज मैं भी ये कह रहा हूँ कि आप 8 से 10 सेकंड्स में, जनरली वैसी बातें करता नहीं हूँ, है ना, कंसेप्चुअली चलते हैं हम लोग, बट अच्छी चीज है तो पढ़नी चाहिए। 8 से 10 सेकंड में आप लोग हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट कर सकते हो मॉलिक्यूल की शक्ल देख के, जिसमें एक सेंट्रल एटम हो, ध्यान रखना, जिसमें एक सेंट्रल एटम हो, और आप हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करके आसानी से एक ट्रिक बताएंगे आपको, उसके थ्रू आप ज्योमेट्री भी प्रेडिक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट लेक्चर है। अगर आप कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हो तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये लेक्चर है, कंप्लीट देखना है आपको। ठीक है, सो वेरी गुड मॉर्निंग, क्योंकि आप तो सुबह देखेंगे, वैसे बज रहे रात की 11। चलिए, तो ट्रिक टू कैलकुलेट हाइब्रिडाइजेशन एंड ज्योमेट्री ऑफ अ मॉलिक्यूल, कैसे कैलकुलेट करें। तो देखिए मैं कुछ एग्जांपल्स लेता हूं यहाँ पे। लाइक एग्जांपल लिया मैंने XgF4, इसी की बात कर लेते हैं। लाइक एग्जांपल लिया मैंने XgF2, इसकी बात कर लेते हैं। लाइक एग्जांपल लिया मैंने SO2, है ना। चलो एग्जांपल लिया मैंने CH4, इसको सबसे पहले लेते हैं, है ना। एग्जांपल लिया मैंने CH4, एग्जांपल लिया मैंने NH3। ठीक है, और भी करेंगे, अभी 2-4 एग्जांपल ले लिए मैंने यहाँ पे। मुझसे कहा कि मैं आपको सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन बताना है। ठीक है, मतलब यहाँ कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन, यहाँ नाइट्रोजन का, या जीनोन का, सल्फर का, इनका हाइब्रिडाइजेशन बताना है आप लोगों को। ठीक है, तो करेंगे और भी एग्जांपल, पहले इनको करते हैं। तो सर कैसे करें, तो इसके लिए बहुत आसान सी ट्रिक है, बहुत आसान सी ट्रिक है। मैं पहले ये एग्जांपल बताऊंगा, उसके बाद इन बताऊंगा। ठीक है, क्या करें सर, तो आपको क्या करना है इसमें सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन बताने के लिए। सबसे पहले तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, किसके, जीनोन के और फ्लोरीन के, मतलब एक मॉलिक्यूल के अंदर जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं आपको कैलकुलेट कर लेने हैं। चलो देखते हैं जरा, जीनोन के अंदर कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। सर जीनोन के अंदर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 8, नोबेल गैस है ना भाई, है ना, तो 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। फ्लोरीन के अंदर कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7, 4 फ्लोरीन है तो 7 4 28, सही है। तो मैंने कहा इसमें कितने हैं, 28, मुझे टोटल चाहिए तो 8 + 28। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को, मैं क्या कह रहा हूं, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन मॉलिक्यूल, मतलब एक पर्टिकुलर एटम के नहीं, मॉलिक्यूल्स में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो देखो, 28 + 8, ठीक है सर, 36। जितने भी ये आए उसको डिवाइड करो 8 से, कितना बना जरा देखना है यहाँ पे, 36/8। ठीक है सर, अब जब डिवाइड करोगे तो डिवाइड करने पर एक तो कोशिएंट आएगा आपके पास भाई, 8 4 24, 8 4 32, तो 4 तो क्या आ गया, कोशिएंट आ गया, और इसमें 4 ही रिमाइंडर आ जाएगा आपके पास। ये तो कर लोगे ना सर, कर लेंगे, कैसी बात कर रहे हो। 8 4 32, तो 4 यहां पर कोशिएंट और 4 यहां पर रिमाइंडर आ गया। जितना भी रिमाइंडर आया उसको डिवाइड कर दो 2 से, कर दिया सर, ठीक है। यहां पर कितना आया, 4 + 2 रिमाइंडर आया, और 4 क्या आ गया इसमें, 4 आ गया आपके पास कोशिएंट। ठीक है, इन दोनों का सम कर दो, कर दिया सर। दोनों का सम किसके इक्वल आया, 6 के। ये एक्चुअली में ये नंबर आपको हाइब्रिडाइजेशन तक ले जाएगा, बिल्कुल ये नंबर आपको हाइब्रिडाइजेशन तक ले जाएगा। ये जो नंबर हमने निकाला है ना, बिल्कुल ले जाएगा। कैसे ले जाएगा समझो,
ये जो कोशिएंट आपने निकाला यहाँ पे, ये एक्चुअली में रिप्रेजेंट करेगा लोन पेयर को, आई एम सॉरी बॉन्ड पेयर को, रियली सॉरी, किसको? बॉन्ड पेयर को, कोशिएंट। और रिमाइंडर को 2 से डिवाइड करने के बाद जो डिजिट आपके पास आया वो रिप्रेजेंट करेगा मॉलिक्यूल में आपके लोन पेयर्स को। मतलब HgF4 में 4 तो बॉन्ड पेयर हैं और 2 लोन पेयर हैं। आई कुछ बात समझ में? अब बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर करके यानी कि 6, अब हाइब्रिडाइजेशन निकाल लो। अरे 6 इसमें टोटल बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर है, मतलब हाइब्रिडाइजेशन कितना हो गया? sp3d2, sp3d2। कुछ बात समझ में आई होगी, है ना? कुछ बात समझ में आएगी। चलो और एग्जांपल्स देखते हैं, लाइक HgF, इसको देखें। सबसे पहले क्या करना है आपको? सबसे पहले नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करना है, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आए? सर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन आए यहाँ पे 8, यहाँ पे नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे भाई? 7 होते हैं फ्लोरीन में, तो 14, 8 प्लस 14, ठीक है, कितना आ गया? 22। डिवाइड कर दो इसको किससे? 8 से, ठीक है। तो 8 दूनी 16, 2 6 बचे, तो डिवाइड किया 2 से, यहाँ कितने बचे? 6 डिवाइडेड बाय 2, तो 2 प्लस 3। यहाँ पे पहला डिजिट जो कोशिएंट है वो एक्चुअली में बताएगा किसको? बॉन्ड पेयर्स को, और ये 3 किसको बता रहा है? लोन पेयर। और इन दोनों का सम किसको बताएगा? आपके हाइब्रिडाइजेशन। किसको बताएगा? हाइब्रिडाइजेशन को। मैं यार एक चीज लिखता हूं पहले कि अगर आपके पास कोशिएंट और रिमाइंडर को 2 से डिवाइड करने के बाद जो सम आया वो सम 2 के इक्वल आए, वो सम 2 के इक्वल आए, मतलब ये लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर किसके इक्वल आए? 2 के इक्वल। तो आपका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp। इतना तो समझदार हो गए आप लोग, इतना समझ सकते हैं। हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा इसका? बताते हैं अभी। अगर लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर आए 2 तो हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा? sp। अगर लोन पेयर और बॉन्ड पेयर आए आपके 3 तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2। दोनों का सम आपके पास आया 4 के इक्वल तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3। अगर सम आया 5 के इक्वल तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d। अगर सम आया 6 के इक्वल तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d2। और आया 7 के इक्वल तो हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा? sp3d3। कुछ बात समझ में आ रही है? ठीक है। क्या करना है आपको? कुछ नहीं करना, रुको अभी, वीडियो बंद करके नहीं जाना, है ना? मुझे पता है आपको समझ में आया। कुछ एक बातें और सुनिए, जरा देखो ध्यान से। मैंने क्या कहा कि आपको कुछ नहीं करना, आपको मॉलिक्यूल में जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उनका सम करना है, डिवाइड करना है 8 से, कोशिएंट निकालना है, रिमाइंडर को 2 से डिवाइड करना है, लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर, डेट से दोनों का सम निकाल के आप क्या कर देंगे? हाइब्रिडाइजेशन। बहुत आसान तरीका है। जैसे SO2, मुझसे पूछा SO2 में हाइब्रिडाइजेशन बताओ सल्फर का, बता देंगे। सल्फर में कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है? 6। ऑक्सीजन में अगेन 6, तो 2 ऑक्सीजन है तो 12। इसको डिवाइड कर दो 8 से, नीचे लेके जा रहे हैं इसको। 12 प्लस 6 इज इक्वल्स टू 18 डिवाइडेड बाय 8, तो 8 दूनी 16, 2 4 रिमाइंडर बचा, रिमाइंडर को 2 से डिवाइड किया तो 2 प्लस 2। 2 यहां पर बताएगा बॉन्ड पेयर को और ये 2 किसको बताएगा? लोन पेयर को। और इन दोनों का सम 4 के इक्वल आया तो ये किसको बताएगा? हाइब्रिडाइजेशन को। यहां हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? sp3। क्लियर हो रही है कुछ बात? ठीक है। आप बॉन्ड पेयर निकाल सकते हैं, आप लोन पेयर। 3 फायदे हो गए इस ट्रिक के, 3 फायदे। आपको मॉलिक्यूल के अंदर बॉन्ड पेयर पता लगा, आपको मॉलिक्यूल के अंदर लोन पेयर पता लगा, इन दोनों के सम से हाइब्रिडाइजेशन पता लगा। ज्योमेट्री पर भी आएंगे अभी, ठीक है। बाकी इन दोनों के सम से आपको हाइब्रिडाइजेशन पता लग गया। कुछ बात समझ में आ रही है सर? और समझो बता रहे हैं इसको। जैसे CH4, अब आते हैं ऊपर, ये तीनों तो किए हमने, है ना? और एग्जांपल करेंगे, चिंता मत करो सर, 1-2 में तो लग गया सर, ये तो तुक्का है। देखते हैं। चलो यहां देखते हैं CH4, एक्चुअली CH3 नहीं, CH4। हाँ, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? कार्बन के अंदर 6। अब रुक जाओ, हाइड्रोजन के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 1। आपको 1 काउंट नहीं करना, आपको हाइड्रोजन के लिए, है ना, क्या लिखने जा रहा मैं, सुनना ध्यान से। फॉर हाइड्रोजन वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने कैलकुलेट करेंगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन विल बी कैलकुलेट एज 7। मतलब आपको हाइड्रोजन के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 नहीं गिनना, बस एक कंडीशन ध्यान रखनी है। हाइड्रोजन के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने गिनने हैं? 7। जरा देखो यहाँ पे, कार्बन के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और हाइड्रोजन के अंदर ऑब्वियसली 7 इलेक्ट्रॉन गिनने हैं, 1 होता है, 7 गिनने हैं, तो 7 चौक 28, तो 28 प्लस 6 कितना आ गया? 34। इस 34 को डिवाइड किया 8 से, है ना? सही आएगा?
4 होते हैं ना, सॉरी, कार्बन के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, तो 32/8। हाँ भाई, कार्बन के अंदर 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 32/8 डिवाइड किया, कितना आया 4, कोशिएंट कितना आया 4, रिमाइंडर कुछ नहीं बचा, यानी कि इसमें 4 बॉन्ड पेयर होंगे और एक भी लोन पेयर नहीं होगा। दोनों का सम किसके इक्वल आएगा, 4 के हाइब्रिडाइजेशन क्या, sp3। और साथ ही तो गली का बच्चा जानता है कि CH4 में हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp3। ये भी गली का बच्चा जानता है कि CH4 में कोई लोन पेयर प्रेजेंट नहीं होता। क्लियर हो रही है? चलो NH3 की बात कर लेते हैं। नाइट्रोजन के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं सर, 5 टोटल होते हैं, 5 होता है ना वैलेंस इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन के अंदर कितने होते हैं सर, 1 होते हैं, बट अगेन 7 काउंट करने हैं, तो 7 या 21, दोनों का सम करो कितना आया 26, डिवाइड करो 8 से, 8 या 24, तो 3 + 2 डिवाइडेड बाय 2, अरे 3 टाइम गया 24, 2 रिमाइंडर बचा, 2 से डिवाइड किया कितना आया 1, यानी कि 3 + 1। ये किसको बता रहा है, बॉन्ड पेयर को, और ये किसको बता रहा है, लोन पेयर को। सब जानते हैं, ये भी गली का बच्चा जानता है कि NH3 में एक लोन पेयर होता है, 3 बॉन्ड पेयर होते हैं। क्लियर हो रही है बात मेरी? अरे अभी तो विश्वास हुआ कि सही है भाई, हाँ अभी तो विश्वास। चलो और देखते हैं। फॉर एग्जांपल मैं बात करूं SF6 की, रैंडमली ऐसी कोई एग्जांपल ले लिया, मेरे दिमाग में आया तो इसको ले लिया। जरा गिनते हैं, सल्फर के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं सर, सल्फर के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 6। फ्लोरीन के अंदर कितने होते हैं सर, फ्लोरीन के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 7, तो 7 × 42 होंगे, बिल्कुल 42 है ना। चलो कितने आए 48, दोनों का सम डिवाइड करो 8 से, तो 8 × 48, कितने बॉन्ड पेयर आ गए 6। क्या कोई रिमाइंडर बचा, नहीं सर, 0। तो 6 बॉन्ड पेयर होंगे इसके अंदर, यानी कि दोनों का सम 6 के इक्वल आएगा, और 6 के इक्वल आएगा तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3d2। अभी मैं ज्योमेट्री की बात नहीं कर रहा, अभी हम केवल हाइब्रिडाइजेशन की बात कर रहे हैं, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर की बात कर रहे हैं कि कितने लोन पेयर होंगे, कितने बॉन्ड पेयर होंगे, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, कैसे कैलकुलेट करें। तो बाय दिस वे आप सिंगल सेंट्रल एटम वाले हर मॉलिक्यूल का, लगभग हर मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन निकाल लोगे, आराम से निकाल लोगे। कुछ बात समझ में आ रही है? जैसे और एग्जांपल ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल BCl3, करो लाइन चलाओ। बोरोन के अंदर कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, बोरोन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 5 पे आता है, 1s2 2s2 2p1 3, कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे 3, प्लस क्लोरीन के अंदर 7 ही काउंट करना है, बस हाइड्रोजन के लिए ध्यान रखना 1 होता है, 7 काउंट करना है, बाकी तो जिनके जितने होते हैं उतने ही काउंट करोगे आप। तो 21 डिवाइड कर दो 8 से, तो 24/8 कितना आ गया 3। क्या कोई लोन पेयर आया, नहीं, तो 3 + 0, यानी कि BCl3 में हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp2। देख लो ना, दोनों का सम किसके बराबर आएगा, 3 के बराबर आएगा। समझ में आ रही है मेरी बात, है ना। मतलब कुल मिला के बहुत आसानी से, शायद 5 सेकंड जो मैंने कहा था, बिल्कुल सही कहा था कि हमको 5 से 10 सेकंड लगने वाले हैं ये करने के लिए। और एग्जांपल आप लोग देख सकते हैं, है ना, 2-3 एग्जांपल और फिर उसके बाद ज्योमेट्री पर मूव करेंगे हम लोग, है ना, फिर उसके बाद ज्योमेट्री पर मूव करेंगे। जैसे मुझसे कहा ClF3, इसमें बताओ भाई साहब हाइब्रिडाइजेशन, हमने कहा बता देते हैं। क्लोरीन सेंट्रल एटम है, खैर देखो क्लोरीन के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट में, फ्लोरीन उसी ग्रुप का मेंबर है तो इसमें भी 7 होंगे, तो 7 3 21, कितना आ गया 28, डिवाइड करो किससे 8 से, तो 8 या 24 प्लस 4/2, 4 रिमाइंडर बचेगा इसमें, 4/2, तो यहाँ पर कट गया 2, यानी कि 3 तो होंगे बॉन्ड पेयर और 2 क्या होंगे, लोन पेयर। 3 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर। क्या ये बहुत आसान है? बिल्कुल। 3 + 2 हाइब्रिडाइजेशन क्या, sp3d। 5 के इक्वल आया ना दोनों का सम, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3d। जैसे PCl5, इसका पूछ लिया आपसे, तो फास्फोरस में 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्लोरीन के अंदर 7 होते हैं, तो 7 5 35, आई थिंक, बिल्कुल 35, ठीक है। विल बी इक्वल्स टू क्या 40, डिवाइड करो किससे 8 से, तो पूरा भाग जाएगा, पूरा डिवाइड हो जाएगा ना, 5 + 0, 5 बॉन्ड पेयर, एक भी लोन पेयर नहीं है। अगेन हाइब्रिडाइजेशन क्या, sp3d। PCl5 में फास्फोरस का हाइब्रिडाइजेशन sp3d होता है। क्लियर हो रही है बात मेरी? ठीक है। जैसे आयनिक स्पीशीज के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ी सी। जैसे मुझसे पूछा XeF5+, इसका पूछ लिया XeF5+, निकालते हैं। चलो, जीनोन के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, अगेन फ्लोरीन के अंदर कितने होंगे 7, तो 7 5 35। अब सुनो, यहां कैसा चार्ज है, प्लस, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन जा चुका है इस मॉलिक्यूल के अंदर से,
एक इलेक्ट्रॉन इस मॉलिक्यूल के अंदर से जा चुका है, तभी तो पॉजिटिव चार्ज आया, तो आपको 1 माइनस करना है। नहीं आई बात समझ में? अरे Hg प्लस टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन Hg और F के मिला के तो हो गए 35 प्लस 8, बट प्लस चार्ज मतलब एक इलेक्ट्रॉन गया, एक इलेक्ट्रॉन जा चुका तो माइनस किया उसको, भाई वो वैलेंस शेल में थोड़ी ना है ना, जाएगा भी वैलेंस शेल से, उसको निकालो यहां से बाहर, निकाल दिया। ये कितने रह गए 34, या फिर टोटल सम किसके इक्वल आ गया इसका 8 प्लस 34 42 डिवाइडेड बाय 8, तो 8 दूनी 16 24 32 40, तो 5 तो इसमें क्या हो गए बॉन्ड पेयर, प्लस 2 रिमाइंडर बचा, 2 से डिवाइड किया कितना आ गया 1, तो 5 प्लस 1 sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। 6 आ गया ना सम, तो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया इसका। आपको ये बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो इस तरह से आप इजीली, जैसे माइनस चार्ज होता है यहाँ पे मान लो I3 माइनस, इसमें पूछ लिया, इसमें सेंट्रल एटम भी आयोडीन ही होता है, ठीक है। इसमें पूछ लिया आपसे कि हाइब्रिडाइजेशन बताओ आयोडीन का, निकाल देते हैं हाइब्रिडाइजेशन, 7 या 21, एक माइनस आया तो 22, डिवाइड किया उसको किससे 8 से, तो 8 से डिवाइड करने पर 8 दूनी 16, 2 तो क्या है बॉन्ड पेयर आ गए, प्लस कितना बचा रिमाइंडर 6, तो 6/2 3 लोन पेयर आ गए। अगेन हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, सम 5 के बराबर है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या sp3d। याद रहे माइनस चार्ज पर इलेक्ट्रॉन जुड़ेंगे, पॉजिटिव चार्ज आने पर इलेक्ट्रॉन आप माइनस कर देंगे। बात समझ में आ रही है मेरी? पॉजिटिव मतलब उसने इलेक्ट्रॉन दिए तो मतलब काम हो गया, एक कम करना पड़ेगा आपको, ठीक है। एक एग्जांपल कर लेते हैं इसका लास्ट, है ना, फिर उसके बाद हम ज्योमेट्री की बात करेंगे। IF6, तो 7 हो गए आयोडीन में, फ्लोरीन में कितने होते हैं 7 ही होते हैं सर, तो 7 6 जा IF7 एक्चुअली IF7, तो फ्लोरीन में कितने हो गए 7 7 7 49 49 हो गए ना भाई फ्लोरीन में, तो निकालो 56/8, 8 दूनी 16 8 या 24 8 5 40, 7 बार जाएगा 7 प्लस 0। हाँ बस इसी में टाइम लगेगा डिवाइड करने में। अब आपकी मैथ्स अच्छी है तो सेकंड्स का काम है, और आप मेरी तरह करते रहेंगे 8 16 24 32 40 इस तरह से, ठीक है। तो आप आसानी से 7 प्लस 0 तो sp3d3 ये हो जाएगा इसका हाइब्रिडाइजेशन। दोनों का सम किसके इक्वल आ रहा है 7 के इक्वल आ रहा है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या sp3d3। तो इस तरह से आप आसानी से किसी भी मॉलिक्यूल का जिसमें एक सेंट्रल एटम हो उसका हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट कर सकते। क्लियर हुई बात मेरी? अब कहानी आती है ज्योमेट्री के ऊपर कि सर ज्योमेट्री कैसे प्रेडिक्ट करेंगे। हाइब्रिडाइजेशन तो प्रेडिक्ट कर दिया, ज्योमेट्री कैसे प्रेडिक्ट करेंगे, तो सुने ध्यान से। आपको एक चीज पता होगी क्या कि ज्योमेट्री हाइब्रिडाइजेशन से प्रेडिक्ट होती है ना। एक हाइब्रिडाइजेशन ज्योमेट्री को प्रेडिक्ट करता है। हम यहाँ मॉलिक्यूल लिखते हैं, है ना, हेडिंग मिट गई हमारी, ऐसे अच्छा नहीं होता, थोड़ा हेडिंग वेडिंग होनी चाहिए बढ़िया, तो हेडिंग को लिखे रहने देते हैं। अब सुनो मेरी बात को ध्यान से, अब अच्छे से जानते हो कि जब हाइब्रिडाइजेशन sp हो तो ज्योमेट्री होती है लीनियर। कैसी होती है? लीनियर। अगर हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो तो ज्योमेट्री होती है ट्राइगोनल प्लेनर, ये तो जानते हो आप सब, ठीक है। और जब हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो तो ज्योमेट्री होती है टेट्राहेड्रल, ये भी जानते हैं सर, बिल्कुल, ये तो जानना चाहिए। अगर हाइब्रिडाइजेशन हो sp3d तो ज्योमेट्री क्या होती है? ट्राइगोनल पिरामिडल। कैसी होती है? ट्राइगोनल पिरामिडल। अगर हाइब्रिडाइजेशन हो sp3d2 तो ज्योमेट्री होती है ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। और अगर हाइब्रिडाइजेशन हो sp3d3 तो ज्योमेट्री आती है हमारे पास पेंटागोनल बायपिरामिडल। अब मैं उसको लिख रहा हूं pbp, पेंटागोनल बायपिरामिडल। लेकिन ये ज्योमेट्री तब तक सही है हाइब्रिडाइजेशन से जब तक केवल लोन पेयर हो, है ना, सॉरी बॉन्ड पेयर हो, आई एम वेरी सॉरी, जब तक केवल बॉन्ड पेयर हो। मतलब जब लोन पेयर आता है, देखो आपने BSc-PR पढ़ी थी क्लास 11th में, उसमें पढ़ा था कि अगर, लिख रहा हूं नीचे, इफ देयर इज नो लोन पेयर प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल, तो इस केस में ज्योमेट्री जो होगी वो रेगुलर ज्योमेट्री होगी। क्या मतलब है सर? मतलब जो आपने हाइब्रिडाइजेशन से प्रेडिक्ट किया है, लाइक CH4। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? sp3, और इसमें 4 के 4 बॉन्ड पेयर होते हैं,
तो टेंशन नहीं लेनी, ज्योमेट्री कैसी होगी, टेट्राहेड्रल। फॉर एग्जांपल मैंने बात की अभी PCl5 की, आपने इसमें बॉन्ड पेयर निकाले, लोन पेयर निकाले, आपको पता है इसमें बॉन्ड पेयर कितने आए थे 5, लोन पेयर कितने आए थे 0, तो इसकी ज्योमेट्री रेगुलर ज्योमेट्री होगी। मतलब जब लोन पेयर प्रेजेंट नहीं होगा तो ज्योमेट्री के साथ छेड़छाड़ करनी नहीं है, वही ज्योमेट्री होगी जो आपने किससे निकाली है, हाइब्रिडाइजेशन से। अब PCl5 में हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp3d, हाइब्रिडाइजेशन क्या बताया, इसकी ज्योमेट्री कैसी होगी, ट्रायगोनल पिरामिडल, तो इसकी ट्रायगोनल पिरामिडल ही होगी। लेकिन कहीं अगर एक लोन पेयर आ जाए, जैसे मैं बात करूं SF4 की, जरा निकालते हैं इसमें हाइब्रिडाइजेशन, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर, देखना जरा ध्यान से। सल्फर के अंदर 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्लोरीन के अंदर 7, तो 7 चौक 28, कितने हो गए 34, डिवाइड किया 8 से, 8 चौक 32 प्लस 1, अरे 2/2 कर दिया ना इसको, 2 रिमाइंडर डिवाइडेड बाय 2 कितना आया 1, तो 4 + 1 हाइब्रिडाइजेशन क्या, sp3d। क्या अब इसकी ज्योमेट्री ट्रायगोनल प्लेनर होगी, ट्रायगोनल पिरामिडल होगी, नहीं, दोनों का हाइब्रिडाइजेशन सेम है बट ज्योमेट्री सेम नहीं। ये लोन पेयर जो आ गया, इसकी वजह से ज्योमेट्री में कुछ गड़बड़ी हो जाती है। हाँ, मतलब ये ज्योमेट्री को रेगुलर नहीं रहने देता। क्या कह रहा हूं मैं, इफ देयर इज, इफ लोन पेयर इज प्रेजेंट, ऐसे लिखना चाहिए, इफ लोन पेयर इज प्रेजेंट, तो अकॉर्डिंग टू VACP पढ़ा है हमने, ज्योमेट्री कैसी होगी, इर्रेगुलर ज्योमेट्री होगी। कैसी होगी, इर्रेगुलर ज्योमेट्री। चिंता मत करो, आराम से देखो वीडियो के लास्ट तक, आप लोगों को ज्योमेट्री वगैरह से रिलेटेड कोई डाउट नहीं बचेगा, है ना। क्या कहा मैंने कि यहां पर अगर कोई लोन पेयर नहीं है तो टेंशन नहीं लेनी, वही ज्योमेट्री मार देनी है ना, जो हाइब्रिडाइजेशन से निकली है। लेकिन अगर कहीं लोन पेयर आ जाए तो क्या करें, तो सर इर्रेगुलर ज्योमेट्री हो जाएगी। अब याद तो रख नहीं सकते सबकी, जैसे मैं पूछूं आपसे SF4 की ज्योमेट्री क्या होगी, याद थोड़ी ना रखनी है कि ज्योमेट्री क्या होगी, बना के देखनी पड़ेगी, है ना। बना के देखेंगे तो सर पेंटागोनल ट्रायगोनल बाइपिरामिडल आएगी, तो सर ये तो चक्कर पड़ जाएगा हमारे साथ, क्या करें, तो इसके लिए हमारे पास ठीक है, क्या करना है आपको सुनो, मैं एक एक एग्जांपल दूंगा, है ना। पहले कुछ लिख रहा हूं, है ना, उस पर गौर फरमाना, उसके बाद हम लोग ट्रिक बनाएंगे बढ़िया सी, है ना। और मैं ट्रिक ही बता रहा हूँ एक्चुअली आपको, है ना, मैं ट्रिक ही बता रहा हूँ आपको सीधा कि आपको कैसे ज्योमेट्री का प्रेडिक्शन करना है। तो सुनो ध्यान से, सबसे पहले तो वही ज्योमेट्री बनाओ जो हाइब्रिडाइजेशन से प्रेडिक्ट हुई है। लोन पेयर आ गया, कोई बात नहीं, सबसे पहले तो वही ज्योमेट्री बनाओ जो हाइब्रिडाइजेशन से प्रेडिक्ट हुई है। क्या कहा, ड्रॉ दी सेम ज्योमेट्री which is predicted by hybridization। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सर बना लेंगे। जैसे मान लो आपका SF4 का एग्जांपल लिया हमने, इसी को लेके चलते हैं, SF4। तो SF4 में आप लोगों को पता है, SF4 में sp3d हाइब्रिडाइजेशन है, अभी निकाला। sp3 हाइब्रिडाइजेशन मतलब sp3d मतलब 5 लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर इज इक्वल्स टू 5, और ज्योमेट्री कैसी हो जाएगी, ट्रायगोनल बाइपिरामिडल। कैसी होती है ट्रायगोनल बाइपिरामिडल, एक ट्रायगोन इस तरह बनेगा और ये, है ना, इस तरह ही होता है, ट्रायगोन बनेगा और ये पिरामिडल शेप में इस तरह से बन जाएगा। ठीक है सर, अब सुनो ध्यान से, सुनो, ट्रायगोनल बाइपिरामिडल, सुनना ध्यान से। अब सेकेंड स्टेप में आपको क्या करना है, आपके पास यहां पर लोन पेयर होगा डेफिनेटली, इसमें 4 बॉन्ड पेयर है। अरे ये टेंशन तो तभी आती है ना जब लोन पेयर हो, वरना तो फिर रेगुलर ज्योमेट्री होगी। अब इसमें आ गया एक लोन पेयर, साहब अब क्या करें, इस लोन पेयर में क्या करें, तो इस लोन पेयर को उस जगह रखो जहां रिपल्शन मिनिमम हो। क्या कहा मैंने, लोन पेयर को उस जगह रखो जहां रिपल्शन मिनिमम हो, मिनिमम रिपल्शन। मतलब समझ नहीं आया सर, आएगा धीमे धीमे आएगा, समझो। जैसे अभी मैं बता रहा हूं तुम लोगों को, यहां पर ये 5 पोजीशंस हैं, तो इनमें से आपको वो पोजीशन ढूंढनी है जिस पर मिनिमम रिपल्शन हो। अभी मैं बता रहा हूं अभी, विश्वास मानना मेरा, इस पोजीशन पर और इस पोजीशन पर जो रिपल्शन होता है वो मिनिमम होता है, मैंने इस पर रख दिया। मतलब यहां कम रिपल्शन होता है और यहां पर रिपल्शन ज्यादा होता है। देखिए 2 तरह की पोजीशन होती है पेंटागोनल ट्रायगोनल बाइपिरामिडल में, ट्रायगोनल पिरामिडल में। एक तो इक्वेटोरियल बॉन्ड होते हैं और 2 एक्सियल बॉन्ड होते हैं। इनको हम एक्सियल बॉन्ड बोलते हैं, इनको हम इक्वेटोरियल बॉन्ड बोलते हैं। समझ नहीं आ रहा सर, पता है मुझे, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से
हो जाएगा। अभी तो जो बता रहा हूं उसको रखो कि हाँ सर बता रहे हैं, ठीक है, मान लेते हैं इनकी बात। तो मैंने कहा 2 एक्सियल बॉन्ड है और 3 इक्वेटोरियल बॉन्ड है। तो इक्वेटोरियल बॉन्ड पर रिपल्शन कम लगता है, एक्सियल पर ज्यादा लगता है। विश्वास मानो अभी, ठीक है। अच्छा, तो लोन पेयर को रख दिया यहाँ पे, बढ़िया भैया आप बैठो इधर। और यहाँ फ्लोरीन, बाकी के रख दो यहाँ पे, फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन, ठीक। अब लोन पेयर को छिपा दो लोन पेयर को। मतलब आपने हाइब्रिडाइजेशन से जो ज्योमेट्री प्रेडिक्ट की वही ज्योमेट्री बनाई है, पेंटागोनल पिरामिडल बनाई है, ठीक है। फिर लोन पेयर को मिनिमम रिपल्शन वाली जगह पे रखा है, लोन पेयर को छिपा दो। अब देखो ये ज्योमेट्री कैसी नजर आ रही है। तो झूला झूले हो कभी बचपन में पार्क पे जाके, एक तरफ आप बैठते थे, एक तरफ आपका दोस्त बैठते थे, कभी वो ऊपर कभी आप ऊपर, कभी वो ऊपर कभी आप नीचे, इस तरह की बातें होती थी। समझ लो, ध्यान है कोई झूला, हाँ शीशा, क्या बोलते थे उसको, शीशा। इसी तरह की तो ज्योमेट्री है, देखो ध्यान से, इसी तरह की तो ज्योमेट्री है। क्लियर हो रही है मेरी बात, ठीक है। बस ऐसे प्रेडिक्ट करना, यही ट्रिक है, ऐसे करना है। लोन पेयर को छिपा दो, पहले बनाओ हाइब्रिडाइजेशन से जो ज्योमेट्री प्रेडिक्ट की है, उसके बाद लोन पेयर को छिपा दो। एक दो चीजें और देखेंगे इसमें, ठीक है, पर वो फर्दर बात करेंगे। लेकिन थोड़ा बहुत आपको मिला कि यहाँ सर करना क्या है, ये तो समझ आया हम लोगों को, ठीक है। अब हम केसेस बना के बात करेंगे ना, 15-20 मिनट लगेंगे, है ना, पर केसेस बना के बात करेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलो, तो सारे हाइब्रिडाइजेशन के लिए क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं ये हम देखते हैं, है ना, विद एग्जांपल्स देखते हैं। और सबसे पहले बात करते हैं अबाउट एसपी हाइब्रिडाइजेशन। तो एसपी हाइब्रिडाइजेशन में लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर की नंबर्स इसके इक्वल होंगे 2 के। तो यहां पर एक पॉसिबिलिटी बनती है ज्योमेट्री के लिए कि 2 के 2 बॉन्ड पेयर हो, है ना। बॉन्ड पेयर कितने हो, 2, और लोन पेयर कितने हो, 0। सही है, फर्स्ट सिचुएशन तो यही बनती है ना इसमें। फॉर एग्जांपल BeCl2, जरा निकाल लेते हैं इसका हाइब्रिडाइजेशन कि क्या मैं सही हूं। इसमें बॉन्ड पेयर 2 ही है, लोन पेयर 0 ही है, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp है। निकाल लो भैया, हाथ कंगन को RC क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। तो बेरिलियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट में, 4। सही है सर, 2 होते हैं, सॉरी 2 होते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम। चलो, क्लोरीन में कितने होते हैं सर, 7। तो 7 2 14, कितना आ गया सर, 16 को 8 से डिवाइड करो, 2 आ गया। रिमाइंडर कितना, 0। तो कहा ना मैंने, सब जगह लगेगा, टेंशन ही नहीं, जरूरत नहीं है। sp हाइब्रिडाइजेशन 2 बॉन्ड पेयर। अच्छा, अभी मैंने लिखा हुआ है अभी कि कोई लोन पेयर नहीं है, तो वही ज्योमेट्री होगी जो हाइब्रिडाइजेशन से प्रेडिक्ट की है। क्या प्रेडिक्ट किया हाइब्रिडाइजेशन से, लीनियर। तो इसमें बॉन्ड पेयर तो है नहीं, वो सॉरी लोन पेयर तो है नहीं, तो sp हाइब्रिडाइजेशन होने पर लीनियर ज्योमेट्री आ जाएगी इसकी। तो BeCl और Cl। क्लियर हो रही है बात मेरी, ठीक है। बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री का। कितना हो जाएगा, 180 डिग्री का, फर्स्ट। अब इसमें सेकंड केस बनता है कि सर बॉन्ड पेयर एक हो और लोन पेयर भी एक हो, मतलब एक बॉन्ड पेयर की जगह एक लोन पेयर आ जाए। और ये केस बनता है केवल कॉपी में, ऐसा कोई एग्जांपल है नहीं। अरे एक बॉन्ड पेयर आ जाएगा तो काहे की ज्योमेट्री भाई, हो सकती है HCl की, जैसे HCl है तो HCl में क्या ज्योमेट्री बताओगे आप, ठीक है। क्लियर हो रही है बात नहीं, क्या शेप बताओगे इसका, कोई शेप नहीं बताएंगे, ठीक है। चलो, तो फर्स्ट तो हो गया sp, बस इसमें एक ही केस बनता था। सर क्या कर रहे हो, अरे रुको तो सही। हाइब्रिडाइजेशन देखो, हम बात करते हैं sp2 की। एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, BeCl3, मतलब फर्स्ट केस बनाते हैं इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन में। फर्स्ट केस कि 3 बॉन्ड पेयर हो और 0 लोन पेयर हो, फर्स्ट केस बनाते हैं। और इसमें एग्जांपल लेते हैं BeCl3 का। तो BeCl3 का हाइब्रिडाइजेशन अभी निकाला था हम लोगों ने, हाइब्रिडाइजेशन था sp2, और इसमें तीनों के तीनों क्या थे, बॉन्ड पेयर। निकाल के देख लो, निकाल लो यार, 21 + 3 24, 8 × 24, कोई रिमाइंडर नहीं, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो डेफिनेटली इसकी ज्योमेट्री कैसी बनेगी, ट्रायगोनल प्लेनर। ये बनाया मैंने बोरो, यहाँ पर क्लोरीन, यहाँ पर क्लोरीन और यहाँ पर क्लोरीन। बॉन्ड एंगल सबके कितने होंगे, 120 डिग्री के। सेकंड केस क्या बनता है कि इसमें 2 बॉन्ड पेयर हो और एक लोन पेयर आ जाए। ऐसा भी तो हो सकता है कि भैया 2 बॉन्ड पेयर हो और एक लोन पेयर आ जाए। बस इसी तरह केसेस बना के देखने हैं आपको, और कुछ नहीं करना है, केवल केसेस बना के देखने हैं आपको। जैसे एग्जांपल की बात करें, SO2 का देखना जरा, SO3। तो 8 × 6 × 18 और 24, तो 8 × 24। अब यहाँ तो क्या केस बन रहा है, यहाँ तो ठीक है 3 लोन पेयर का बन रहा है ना, तो 8 × 24। तो कोई और एग्जांपल
like XeF2 जीनो जस्ट अ मिनट XeF2 तो 7 + 14 कितना आ गया? 8 + 14 आएगा सर, 8 + 14 रैंडमली कोई एग्जांपल याद नहीं आ रहा है अभी। 8 + 14 16 कितना आया? तो 16 और 3 ना, ये एग्जांपल नहीं होगा, इसमें तो दूसरा हाइब्रिडाइजेशन होगा। ठीक है, 2 बोन पेयर प्लस 1 लोन पेयर, यू कैन टेक SO2। जरा देखें यहाँ पे 6 + 12 तो कितने हो गए? 18। डिवाइड किया 8 से, ठीक है SO2 सही है, हाँ 8 से डिवाइड किया कितने आ गए? 16, सॉरी 2 + 2 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, तो 2 + 1। हाँ देख लो यहाँ पे एक बार SO2 देख लो जरा, क्या ये सिचुएशन आ रही है क्या? इसमें 2 बोन पेयर है ना, अरे 8 दूनी 16, 2 बोन पेयर है, 2 रिमाइंडर, 2 से डिवाइड किया कितना आ गया? तो यही सिचुएशन है ना, चेक कर लिया हम लोगों ने SO2 को। ओके, तो SO2 का एग्जांपल देखते हैं हम लोग। आपके साथ उल्टा होगा, आपको कोई मॉलिक्यूल देगा, उस मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन और ज्योमेट्री पूछेगा आप लोगों से। ठीक है, हम सीधा यहां से निकल रहे हैं कि पहले ज्योमेट्री, हम थोड़ा उल्टा चल रहे हैं, है ना, हम पहले ही देख दे रहे हैं कि भैया ये वाला एग्जांपल देखना है ताकि हम लोग सीरीज वाइज चल सके। चलो SO2 हाइब्रिडाइजेशन क्या? sp2, और कैसे sp2? 2 बोन पेयर 1 लोन पेयर। अब समझो यहां पर ज्योमेट्री कैसी होनी चाहिए थी? ट्रायगोनल प्लेनर। सब यही तो ज्योमेट्री होनी चाहिए थी ना इसमें, ट्रायगोनल प्लेनर। चलो बनाते हैं। हमने कहा अभी ट्रिक में बताया था कि जो ज्योमेट्री हाइब्रिडाइजेशन से प्रेडिक्ट हुई है वही बनाओ। क्या प्रेडिक्ट हुई है? ट्रायगोनल प्लेनर। सल्फर सेंट्रल एटम हो गया, ठीक है, मैंने यहां पर एक बॉन्ड बनाना है, यहां पर एक बॉन्ड बनाना है, यहां पर। अब आपको पता है एक तो लोन पेयर है, अब लोन पेयर को रखना है मिनिमम रिपल्शन वाली पोजीशन पर, मतलब वो पोजीशन जहां पर रिपल्शन कम से कम हो, सबसे कम रिपल्शन वहां रखना है आपको। तो देखो बेटा, जब ट्रायगोनल प्लेनर ज्योमेट्री होती है ना, तो तीनों बॉन्ड आइडेंटिकल होते हैं, ये तीनों जो जगह आइडेंटिकल होती है, जितना रिपल्शन यहां लगेगा उतना यहां लगेगा, उतना यहां लगेगा। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि ये मिनिमम रिपल्शन वाली है, ये है या ये है, आप कोई सी भी मान सकते हैं। ठीक है, थोड़ी अच्छी लगे इसलिए हम यहां रख देते हैं, लोन पेयर को रख दिया, ये आ गया आपका लोन पेयर, सही है। बाकी तो आप ऑक्सीजन जोड़ दें, डबल बॉन्ड से जुड़ेगा, जानते हो ना, ऑक्सीजन तो सल्फर के साथ डबल बॉन्ड से जुड़ेगा। अब लोन पेयर को छिपा दें, लोन पेयर को छिपाने के बाद कुछ इस तरह की ज्योमेट्री आ रही है, इस ज्योमेट्री को हम कहेंगे बेंट। कुछ बेंट आ रही है ना, इस तरह से मोड़ दिया हो आपने किसी चीज को, तो बेंट ज्योमेट्री होगी इसकी। क्लियर हो रही है बात मेरी? अच्छा, इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, क्या आप लोगों ने ये पढ़ा है कि सबसे ज्यादा रिपल्शन लगता है लोन पेयर और लोन पेयर का, फिर उसके बाद रिपल्शन लगता है बॉन्ड पेयर और लोन पेयर का? बिल्कुल पढ़ा है सर। और सबसे कम रिपल्शन लगता है बॉन्ड पेयर और लोन पेयर का। अब इन दोनों को कंपेयर करें। यहां पर ये एंगल क्यों आया? क्योंकि इस एंगल पर और कोई सिचुएशन नहीं थी कि इनमें मिनिमम रिपल्शन लग सके। सुनो देखो, पता है आपको, ये मॉलिक्यूल्स या सेंट्रल एटम अपने चारों तरफ इन एटम्स को इस तरह अरेंज करता है, उस एंगल पर अरेंज करता है कि आपस में ये रिपल्शन कम लगाए, इनमें दुश्मनी कम हो। तो जब 3 बॉन्ड बनते हैं ना, तो ये एंगल कितना होता है? 120 डिग्री का। 120 डिग्री पर इनके बीच में, इन तीनों के बीच में रिपल्शन मिनिमम होगा। ठीक है, आपने पढ़ा भी है वेक्टर्स के अंदर कि जब 3 वेक्टर्स को अगर वो 120 डिग्री के एंगल पर रखे हुए हो तो उनमें नेट फोर्स 0 होता है, कुछ इस तरह से, है ना। तो यहाँ पर रिपल्शन मिनिमम है जब ये 120 के एंगल पर रखे। अब सुनो, यहाँ पर मैंने इनको 120 पर अरेंज तो करना चाहा, बट यहाँ लोन पेयर आया, तो डेफिनेटली ये लोन पेयर कुछ रिपल्शन एक्सर्ट करेगा। रिपल्शन एक्सर्ट करेगा तो ये पास आएंगे। समझो भाई, दोनों बॉन्ड इस तरह से हैं, लोन पेयर ऊपर है, तो ये लोन पेयर पहले बॉन्ड पेयर था BCl3 के केस में, SO2 के केस में लोन पेयर है, तो ये लोन पेयर कुछ रिपल्शन एक्सर्ट करता है, किसके ऊपर? इन दोनों बॉन्ड पेयर के ऊपर। और लोन पेयर बॉन्ड पेयर का रिपल्शन ज्यादा होता है, तो ये उस एक्स्ट्रा रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए, जो कि लोन पेयर की वजह से है, उस एक्स्ट्रा रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए कुछ पास आ जाता है। कैसे करेगा देखो जरा, ये लोन पेयर ढीला बंधा है, यहां भी घूमेगा, यहां भी घूमेगा, यहां भी आएगा, तो जब ये यहां जाएगा तो ये अपना रिपल्शन कम करना चाहेंगे इस लोन पेयर से, और ये कुछ पास आ जाएंगे। इनका बॉन्ड एंगल अब 120 नहीं रहेगा, ये कहना चाह रहा हूं, समझ रहे हो? 120 से कुछ कम आ जाएगा। जब भी लोन पेयर आएगा
तो 99% केसेस में लोन पेयर के रिपल्शन की वजह से बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो जाएगा। मैंने पी ब्लॉक के एक वीडियो में भी आप लोगों को बताया था कि बॉन्ड एंगल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिपल्शन, और रिपल्शन कब बढ़ेगा, जब लोन पेयर्स आएंगे। क्लियर हो रही है? लोन पेयर आया, रिपल्शन ज्यादा हुआ, बॉन्ड एंगल डिक्रीज कर गए, तो यहां बॉन्ड एंगल 120 से कुछ कम आएगा। कितना कम आएगा उसकी टेंशन आपको नहीं लेनी, कम आएगा इतना पता है। 118 आ सकता है, 119 आ सकता है, 117 आ सकता है, वो डेटा आपको याद नहीं करना, आपको इतना पता होना चाहिए कुछ कम आएगा। क्लियर है? तो ये दूसरा केस बनता था sp2 के अंदर। तीसरा क्या बनता है, एक बॉन्ड पेयर दो लोन पेयर नहीं बनता है, एक्चुअली नहीं पढ़ना वो केस है ना, वो नहीं है। वन बॉन्ड पेयर प्लस टू लोन पेयर, कम से कम दो बॉन्ड पेयर हमारे पास होने चाहिए, ठीक है, तभी हम ज्योमेट्री वगैरह की बात करेंगे। ओके, तो ये sp2 में दो ही केस बनते हैं। फर्दर हम बात कर सकते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। तो समझो, तीन एग्जांपल से समझते हैं इसको। एक ले लेते हैं CH4, एक एग्जांपल ले लेते हैं अमोनिया का, इसको तो जानते हैं सर, और एक एग्जांपल ले लेते हैं वाटर का। सेम क्वेश्चन आपके पी ब्लॉक से रिलेट करता है ना। पी ब्लॉक में कार्बन आता है, पी ब्लॉक में नाइट्रोजन आता है, पी ब्लॉक में ऑक्सीजन आता है, तो तीनों सेंट्रल एटम पी ब्लॉक से बिलोंग करते हैं। बड़ा फेमस क्वेश्चन है ये पी ब्लॉक से। चलो, CH4 मीथेन हाइब्रिडाइजेशन क्या निकाल के बताऊं क्या? नहीं सर रहने दो। sp3 हाइब्रिडाइजेशन आपको पता है 4 बॉन्ड पेयर और इसमें एक भी लोन पेयर नहीं होगा। अगर किसी को विश्वास ना हो तो किताबें छान ले या ट्रिक से निकाल ले, कुछ भी कर ले, पता है सर सबको। चलो, 4 बॉन्ड पेयर प्लस 0 लोन पेयर, तो रेगुलर ज्योमेट्री करने की जरूरत ही नहीं है कुछ। जब सारे के सारे बॉन्ड पेयर हो तो ज्योमेट्री हाइब्रिडाइजेशन से प्रेडिक्ट कर सकते हो, टेट्राहेड्रल होगी। अच्छा, बना देते हैं। कार्बन यहां जोड़ दिया एक हाइड्रोजन, यहां एक हाइड्रोजन, यहां एक हाइड्रोजन, यहां एक हाइड्रोजन। बॉन्ड एंगल आप सबको पता है 109 डिग्री 28 मिनट का, ठीक है, ये बॉन्ड एंगल होता है। सबका बॉन्ड एंगल यही होता है 109 डिग्री 28 मिनट में। और चारों पोजीशन आइडेंटिकल होती है, ये भी जानते हो ना, ये चारों पोजीशन आइडेंटिकल होती है। क्लियर है? समझ रहे हो? जब चार बॉन्ड आ गए तो इस कार्बन ने इन चारों बॉन्ड पेयर को या चारों एटम्स को उस तरह से अरेंज किया है कि इनके बीच में रिपल्शन मिनिमम लगे, और इस तरह से अरेंज करने पर हमारे पास बॉन्ड एंगल कितना आया, 109 डिग्री 28 मिनट का। क्या कह रहा हूं मैं, कार्बन ने इन चारों हाइड्रोजन्स को इस तरह अरेंज किया कि भैया आपस में कम लड़ाई करो, कम रिपल्शन लगाओ, क्योंकि बॉन्ड पेयर में भी कुछ रिपल्शन लगेगा। तो इन्होंने इस डिस्टेंस पर खुद को अरेंज कर लिया कि इनके बीच में रिपल्शन मिनिमम लगे, और वो टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री आई। कैसी ज्योमेट्री आई? टेट्राहाइड्रल, जिसमें बॉन्ड एंगल आया इतना। अब बात करें NH3, तो NH3 में भी हाइब्रिडाइजेशन आया sp3। सर यहां पर 3 तो लोन पेयर थे, और सॉरी 3 तो बॉन्ड पेयर थे, लोन पेयर से बड़ा प्रेम है सर आपको, और एक क्या था, लोन पेयर, ठीक है। अब मैंने ट्रिक क्या बताई, सबसे पहले तो वो ज्योमेट्री बनाओ जो हाइब्रिडाइजेशन से प्रेडिक्ट हुई है। तो नाइट्रोजन यहां पर एक बॉन्ड पेयर, यहां यहां यहां, यही तो ज्योमेट्री प्रेडिक्ट हुई हाइब्रिडाइजेशन से। कुछ इस तरह की प्रेडिक्शन होगा हाइब्रिडाइजेशन से, सही, ठीक है। दूसरी बात कि लोन पेयर को मिनिमम रिपल्शन वाली जगह पे रखो। तो अगेन जैसे ट्राइगोनल प्लेनर में तीनों सिचुएशन आइडेंटिकल होती थी, यहां भी चारों की चारों पोजीशन आइडेंटिकल है। तो आप यहां रखना चाहते हो यहां रख दो, यहां रखना चाहते हो यहां 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 कहीं भी रख दो, अच्छा लगे इसलिए हम इसको यहां रख रहे हैं, बस। क्लियर हो रही है बात मेरी? हम यहां रख रहे हैं। चलो, अब लोन पेयर को छिपा दो। छिपाने के बाद जो ज्योमेट्री आई वही मॉलिक्यूल की असली ज्योमेट्री है। छिपाने के बाद देखो क्या ज्योमेट्री आ रही है, कुछ इस तरह की आ रही है, पिरामिड टाइप का कुछ बन रहा है लोन पेयर छिपाने के बाद। तो इसकी ज्योमेट्री कैसी बोली जाती है भैया? पिरामिडल। कैसी बोली जाती है? पिरामिडल। अच्छा, फर्दर आपको पता है ना लोन पेयर आया, तो ये लोन पेयर की वजह से अब रिपल्शन बढ़ गया। देखो ना, लोन पेयर बॉन्ड पेयर का रिपल्शन ज्यादा होता है, तो इनके बीच में रिपल्शन अब ज्यादा लगेगा। तो अगेन ये खुद को कुछ पास ले आएंगे कि भैया यार यहाँ तो लोन पेयर है, वो रिपल्शन ज्यादा लगा है, उससे अच्छा तो ये है कि हम बॉन्ड पेयर का रिपल्शन झेल लें। बॉन्ड पेयर में मिनिमम रिपल्शन होता है, बॉन्ड पेयर का रिपल्शन झेल लेंगे, तो ये कुछ पास आ जाएंगे। यहाँ बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट से कुछ कम हो जाएगा, और कम होके 107.5 डिग्री रह जाता है। यहाँ पे कितना रह जाता है? 107.5 डिग्री रह जाता है यहाँ पे बॉन्ड एंगल। क्लियर हुई बात मेरी? फर्दर हम बात कर सकते हैं अबाउट H2 के बारे में बात करते हैं। जरा देखो यहाँ पर सेंट्रल एटम ऑक्सीजन है, हाइब्रिडाइजेशन निकालो, ट्रिक से निकाल लो, कैसे भी निकाल लो, तुम्हारी मर्जी से निकाल लो। 8 प्लस हाइड्रोजन के लिए कितना गिनते हैं? अरे मैं 8 क्यों गिनता हूं? 6 प्लस ऑक्सीजन के लिए 6, हाइड्रोजन के लिए 7 गिनते हैं तो 14,
6 प्लस 14 कितने आए सर 20 डिवाइडेड बाय 8, 8 दूनी 16, 4 रिमाइंडर बचा, 2 से डिवाइड किया तो 2 प्लस 2, मतलब 2 तो बॉन्ड पेयर और 2 क्या है लोन पेयर। बोर्ड का ये वाला पार्ट दिख रहा है नहीं दिख रहा है, चलो ऊपर लिखता हूं वापस, क्या कहा मैंने 20 अपॉन में 8 इज इक्वल्स टू कितना आया 16, 8 टू जा 16, 2 प्लस 4 बाय 2, तो ये कितना आ गया 2, तो 2 प्लस 2, 2 तो आ गए बॉन्ड पेयर और 2 क्या आ गए लोन पेयर। हाइब्रिडाइजेशन क्या आया सर sp3, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का सम किसके इक्वल आया sp3 का। क्या मैं ऊपर से रफ कर दूंगा, कर रहा हूं मैं, चलो देखो अब सुनो, वही ज्योमेट्री बनाओ जो हाइब्रिडाइजेशन से प्रेडिक्ट हुई है भैया, ऑक्सीजन यहां हाइड्रोजन यहां हाइड्रोजन, 2 लोन पेयर लगा दो है ना, एक यहां लगा दिया हमने, यहां लगा सकते थे बट अच्छा लगे इसलिए यहां लगा दूं, और यहां पर क्या जोड़ दिया हाइड्रोजन यहां हाइड्रोजन, ठीक है इनको छिपा दो बेंट आ रही है ज्योमेट्री, बस छिपाने के बाद जो लोन पेयर को मिनिमम रिपल्शन पे लगाया बेंट आ रही है, बिल्कुल बेंट आ रही है, कैसी आ रही है बेंट। क्या बॉन्ड एंगल यहाँ पे 109 डिग्री 28 मिनट होंगे sp3 हाइब्रिडाइजेशन, तो नहीं, यहाँ पर अब रिपल्शन और ज्यादा हो जाएगा, लोन पेयर का लगेगा, लोन पेयर बॉन्ड पेयर से रिपल्शन लगेंगे तो और ज्यादा रिपल्शन, मतलब ये खुद को और पास लेके आएंगे, तो मैंने दूर बनाया इससे बट ये पास आ जाएंगे और यहाँ बॉन्ड एंगल 104 डिग्री के आसपास हो जाता है, 104.5 डिग्री एक्चुअली, एक बार बुक में से चेक कर लेना, कुछ कम हो जाता है, यानी कि जैसे जैसे लोन पेयर आ रहे हैं वैसे वैसे बॉन्ड एंगल डिक्रीज कर रहा है। अब ऐसा 99% केसेस में होगा, ऐसा भी होगा जब बॉन्ड एंगल पर फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर हो रही है कुछ बात, ठीक है चलो फर्दर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन आ जाता है sp3d3, छोड़ो हाइब्रिडाइजेशन को, हम तो एग्जांपल्स लेते हैं, एग्जांपल से काम करते हैं। PCl5 अभी देखा था हमने, PCl5, यहां पे एक मस्त चीज बताएंगे आपको, फास्फोरस, इधर क्लोरीन इधर क्लोरीन इधर क्लोरीन इधर क्लोरीन और इधर क्लोरीन। अब देखो जरा यहां पर एक तो ट्राइगोन बनता है इस तरह से, जानते हो ना सर, और एक पिरामिडल स्ट्रक्चर बनती है कुछ इस तरह से, ठीक है ना, ट्राइगोनल पिरामिडल ज्योमेट्री बोलते हैं इसको, ट्राइगोनल पिरामिडल। चलो ठीक है बेटा सुनो कैसे आई, इसमें हाइब्रिडाइजेशन sp3d है और 5 के 5 बॉन्ड पेयर है, तो रेगुलर ज्योमेट्री आई है इसकी, फास्फोरस इसके साथ यहाँ क्लोरीन, इसके साथ यहाँ क्लोरीन, यहाँ क्लोरीन, यहाँ क्लोरीन, यहाँ क्लोरीन। अब सुनो ध्यान से, इसकी ज्योमेट्री 3D ज्योमेट्री होती है, प्लेनर नहीं होती है, मतलब देखो किस तरह की होती है, मान लो ये प्लेन है अपना, इसमें सेंट्रल एटम रखा है, इसके इस साइड एक क्लोरीन या एक एटम यहाँ पे, एक एटम यहाँ पे, तो ये तो इसी प्लेन में है, ट्राइगोन बना रहा है, एक एटम यहाँ एक एटम यहाँ एक एटम यहाँ, तो यहाँ तो ट्राइगोन बन रहा है, ठीक है। और एक आपकी तरफ आ रहा क्लोरीन, एक मेरी तरफ, मतलब एक तो एक्सियल हो गया, 2 एक्सियल हो गए एक्चुअली, एक मेरी तरफ आ रहा है एक आपकी तरफ, और एक इस प्लेन में है, क्लियर है। जो प्लेन वाले बॉन्ड हैं उनको बोलते हैं इक्वेटोरियल बॉन्ड, ये जो 3 बॉन्ड है ना यहाँ पे, ये बॉन्ड क्या कहलाएंगे इक्वेटोरियल बॉन्ड। जबकि मुझसे आपकी तरफ एक एक्सिस आ रही है जिसमें एक क्लोरीन आपकी तरफ जुड़ रहा है, एक क्लोरीन मेरी तरफ, इनको हम बोलते हैं एक्सियल बॉन्ड। तो 2 तरह के बॉन्ड होते हैं, कहां sp3d में, पेंटागोनल बाइपिरामिडल, ठीक है। अब सुनो फर्दर, sp3 में 4 बॉन्ड बनते थे टेट्राहेड्रल में, चारों आइडेंटिकल थे, चारों की बॉन्ड लेंथ सेम होगी, बॉन्ड एंगल सेम होगा, ट्राइगोनल प्लेनर में भी सेम कहानी थी, बॉन्ड एंगल सेम होगा, ज्योमेट्री बॉन्ड एंगल सेम होगा, बॉन्ड लेंथ सेम होगी, सब सेम होता है, आइडेंटिकल होते हैं। यहां आइडेंटिकल नहीं होते, जरा ध्यान से समझो कि क्या कैसे बताया जाए आपको, सुनना ध्यान से। एक ये रहा, दूसरा बॉन्ड ये रहा, तीसरा बॉन्ड ये रहा, ये तो ट्राइगोन बना रहा है, सेंट्रल एटम बीच में, क्लियर हो रही है बात मेरी, ठीक है। और एक बॉन्ड आपकी तरफ है, एक बॉन्ड मेरी तरफ है, एक ये क्लोरीन जुड़ रहा है आपसे, एक ये क्लोरीन जुड़ रहा है मेरे से, इनको कह रहा मैं एक्सियल, इनको कह रहा मैं इक्वेटोरियल। बात समझ में आ रही है। यहां बॉन्ड एंगल कितना है, बॉन्ड एंगल देख लो यहाँ पे, यहां बॉन्ड एंगल 120 का है, तो इसमें 120 के बॉन्ड एंगल होंगे। फर्दर हम बात करें तो इसमें 180 का भी बॉन्ड एंगल होगा ये वाला, और साथ में इसमें 90 डिग्री के भी बॉन्ड एंगल होंगे। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को, अरे 90 के भी होंगे और 120 के भी और 180 के भी। अब सुनना ध्यान से, ये आपकी तरफ, ये मेरी तरफ, क्या पांचों पोजीशन पर रिपल्शन सेम लग रहा है जैसे टेट्राहेड्रल में लग रहा था? नहीं, यहां पर ये 3 बॉन्ड पेयर
इन दो बॉन्ड पेयर्स पर, यहां जो क्लोरीन है यहां जो क्लोरीन है, उस पर रिलेटिवली ज्यादा रिपल्शन एक्सर्ट करता है। समझो ये जो एक्सियल बॉन्ड है ना, क्या कह रहा हूं मैं, एक्सियल बॉन्ड्स, ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट है, इन पेंटागोनल, इन ट्रायगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर, एक्सियल बॉन्ड्स feels more attraction than what? Equatorial bonds। तो यहां पर आप रिपल्शन के बेसिस पर दो तरह से डिवाइड कर सकते हो। ये जहां पर रिपल्शन ज्यादा है, अरे देखो ना, इस पर इस साइड से इस साइड से इस साइड से सब जगह से रिपल्शन, इस साइड से इस साइड से, जबकि यहां पर रिपल्शन इतना ज्यादा नहीं है। अरे एक क्लोरीन यहां पर है, एक क्लोरीन यहां, एक क्लोरीन यहां, एक यहां, एक यहां, ये वाला तो फंस गया ना बीच में, जो आपकी तरफ और मेरी तरफ आ रहा है। जबकि इस वाले पर इतना रिपल्शन नहीं है, इस वाले से रिलेटिवली डिस्टेंस कम है सारे आइटम्स की, इस वाले से रिलेटिवली डिस्टेंस कम है। 3D में इमेजिंग करोगे तो सबसे ज्यादा रिपल्शन कौन फील करने वाला है? एक्सियल बॉन्ड। क्लियर हो गई बात मेरी? ठीक है, रिपल्शन ज्यादा फील करता है, इसी वजह से ये जो बॉन्ड है ना, ये खुद को स्ट्रेच कर लेता है, और यहां पर जो एक्सियल बॉन्ड्स होते हैं उनकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है एज कंपेयर टू इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। एक्सियल बॉन्ड्स फील मोर रिपल्शन लिखना था भाई साहब, मोर रिपल्शन, रियली सॉरी, देन इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। अट्रैक्शन लिख दिया मैंने, मोर रिपल्शन देन इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। तो क्या करते हैं, ये बॉन्ड लेंथ ज्यादा हो जाती है इन बॉन्ड लेंथ के कंपैरिजन में। क्यों? रिपल्शन कम करने के लिए। क्लोरीन इधर से परेशान, ये वाला है ना, इसको मैंने कहा 1 2 3 4 एंड 5, तो फोर्थ क्लोरीन इधर से भी परेशान, इधर से भी, इधर सब जगह से। फिफ्थ क्लोरीन का भी सेम हाल है, जबकि 1 2 और 3 पर इतना रिपल्शन नहीं है, ट्रायगोनल प्लेनर में इन पर ज्यादा है। आपस में तो लगा ही रहे, ये भी लगा रहे, तो ये तो मरे पड़े हैं बेचारे। तो ये अपना रिपल्शन मिनिमाइज करने के लिए कुछ स्ट्रेच कर लेते हैं खुद के बॉन्ड को, उस दूर चले जाते हैं ड्यू टू रिपल्शन ऑफ दीज बॉन्ड्स। इसकी वजह से ये जो बॉन्ड लेंथ होती है ना, एक्सियल बॉन्ड लेंथ, क्या कहा मैंने, दो तरह की बॉन्ड लेंथ होगी यहाँ पे। एक्सियल बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी किससे? इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ से। यानी कि एक बात समझ में आई, यहाँ पे दो बॉन्ड तो वीक होंगे और ये तीन ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। यही रीजन है कि PCl5 को हीट कीजिए, आसानी से क्या बना देता है, PCl3 + Cl2। पढ़ा था ना थर्मल डिसोसिएशन, थोड़े से टेम्परेचर पर PCl5 पिघल गए मतलब जिंदगी से पिघल गए यार, दुखी हो गए हम तो, Cl2 निकाल देता है। वो Cl2 कौन से होते हैं, ये वाले इतने मजबूती से बंधे हुए नहीं होते, और क्या बना देता है, PCl3। क्लियर हुई बात मेरी? पढ़ेंगे इसको पी ब्लॉक के अंदर, और क्या पढ़ेंगे पी ब्लॉक के अंदर, बता दिया कि ये बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, ये बॉन्ड लेंथ कम है। तो यहाँ पर वीक बॉन्ड्स हैं, आसानी से ब्रेक कर जाएंगे, ये आसानी से ब्रेक नहीं करेंगे, तो वो जो दो ब्रेक कर जाएंगे उसकी वजह से ये PCl3 में कन्वर्ट हो जाएगा। चलो फर्दर यहाँ पे ये समझ में आया कि इन पोजीशंस पर रिपल्शन ज्यादा लगता है, इन पोजीशन पर रिपल्शन कम लगता है। चलो अगला एग्जांपल लेते हैं, हम एग्जांपल लेते हैं SF4 का। क्लियर हो रहा है? इतना क्लियर हो रहा होगा। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट SF4, तो इसको भी देख लेते हैं। सल्फर 6, फ्लोरीन 7, तो 7 4s are 28, डिवाइडेड बाय 8, तो 34/8 कितना आया, 8 4s are 32 प्लस 2 रिमाइंडर डिवाइडेड बाय 1, 4 + 1 = 5। तो भैया हाइब्रिडाइजेशन तो sp3d आई है, बस केस कौन सा बन रहा है, इसमें 4 तो बॉन्ड पेयर हैं और एक क्या है, लोन पेयर है ना, 4 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर। तो ज्योमेट्री कैसे बताएं साहब, ज्योमेट्री कैसे बतानी है, ज्योमेट्री बताओ जो हाइब्रिडाइजेशन से प्रेडिक्ट हुई है। क्या प्रेडिक्ट हुई है हाइब्रिडाइजेशन से? ट्रायगोनल बाइपिरामिडल बना देते हैं। फास्फोरस, एक क्लोरीन यहां जोड़ दिया, SF4 है साहब। सल्फर, नींद आ गया ना एक फ्लोरीन यहां जोड़ दिया, एक फ्लोरीन यहां जोड़ दिया, एक फ्लोरीन यहां, या जोड़ ही नहीं रहा मैं कुछ भी, रुको। सल्फर 5 बॉन्ड्स बनेंगे, 5 पोजीशंस होंगी, अभी तो पोजीशंस बनाते हैं। आपको मिनिमम रिपल्शन वाली पोजीशन पर क्या लगा देना है, लोन पेयर। अब मुद्दा आता है यहां पे कि सर यहां मिनिमम रिपल्शन वाली पोजीशन कौन सी है, क्योंकि यहां पे पांचों पोजीशन सेम नहीं है। अभी तक मैं तुमसे कह रहा था कि जहां मर्जी है वहां लोन पेयर को चेप दो क्योंकि सब आइडेंटिकल है, यहां तो आइडेंटिकल नहीं है। अभी बात की थी, इतनी देर बात की थी,
यहाँ पर रिपल्शन ज्यादा लगता है एक्सियल बॉन्ड्स पर, इक्वेटोरियल पर कम लगता है, तो ऑब्वियसली आप कहाँ जोड़ने वाले हैं, इक्वेटोरियल पर। लोन पेयर कहाँ बैठाएंगे, इक्वेटोरियल पर। क्लियर हो गई बात मेरी। यहाँ पर किसको, फ्लोरीन को, यहाँ पर फ्लोरीन को, यहाँ पर फ्लोरीन को, यहाँ पर फ्लोरीन को। फर्दर आपकी ट्रिक क्या है, लोन पेयर को छिपा दो। ज्योमेट्री देखो, शीशा ज्योमेट्री आ रही है, अभी बात की थी शायद इस एग्जांपल की हमने, ज्योमेट्री कैसी आ रही है इसकी, शीशा। लोन पेयर को छिपा दो, देख लो ज्योमेट्री। अब सुनो, बात आती है बॉन्ड एंगल की। तो यहाँ बॉन्ड एंगल 180 और 90 के थे, 120 के थे। अब सुनना ध्यान से, यहाँ ये रिपल्शन एक्सर्ट करेगा, इसको थोड़ा ऐसा बना दे घुमा के, देखो शीशा का फीलिंग भी देते हैं आपको, इस तरह बना दे, बस कुछ नहीं, तो घुमा दिया मैंने और कुछ नहीं किया, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ शीशा ज्योमेट्री आ रही है ना, मैं झूलूं तू भी झूले, मैं झूलूं तू भी झूले, इस तरह की, ठीक है। अभी लोन पेयर रिपल्शन लगाएगा, तो रिपल्शन की वजह से ये बॉन्ड पहले इतना इस तरह से स्ट्रेच हो जाएंगे। क्लियर हो गई बात मेरी, मतलब इस तरह से झुक जाएंगे कुछ कुछ, बॉन्ड एंगल कुछ डिक्रीज कर जाएगा 120 से 90 से। क्लियर होती है मेरी बात। ज्योमेट्री को क्या बोलेंगे, शीशा ज्योमेट्री। क्या बोलेंगे ज्योमेट्री को, शीशा ज्योमेट्री। क्लियर होती है बात मेरी, ठीक है। फर्दर एक और एग्जांपल लेते हैं, ClF3 एग्जांपल लेते हैं अपन, किसका, ClF3। अब आज के बाद आपको इन सब में प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, तो चलो निकालो पहले तो हाइब्रिडाइजेशन वगैरह निकालो। क्लोरीन 7, फ्लोरीन 7 3 21 डिवाइडेड बाय 8, तो 28 हो गए, 8 से डिवाइड किया, 8 3 24 प्लस 2 बच गया, हाँ 4 बच गया, 4/2 कितना आया, 3 + 2 = 5। 3 बॉन्ड पेयर, 2 लोन पेयर, टोटल 5। हाइब्रिडाइजेशन ट्राइगोनल पिरामिडल। तो तीसरा केस बन गया ये। पहला केस 5 बॉन्ड पेयर का पढ़ा था, sp3d चल रहा है। पहला केस 5 बॉन्ड पेयर का पढ़ा था, दूसरा केस 4 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर का, तीसरा केस 3 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर का। चलो, तो ज्योमेट्री सबसे पहले वही बनाओ जो हाइब्रिडाइजेशन से प्रेडिक्ट हुई है, बना देते हैं ज्योमेट्री जो हाइब्रिडाइजेशन से प्रेडिक्ट हुई है, साथ ट्राइगोनल पिरामिडल प्रेडिक्ट हुई है, ठीक है। तो सल्फर, अगेन सल्फर ले आया, क्लोरीन 1 2 3 4 5। अब मिनिमम पोजीशन पर किसको बैठाना है आपको, मिनिमम रिपल्शन वाली पोजीशन पर फ्लोरीन, लोन पेयर्स को, 2 लोन पेयर है, तो लोन पेयर यहां तो नहीं आएगा, यहां भी नहीं आएगा। अब इन 3 में से एक पर फ्लोरीन बैठा दो, 2 पे लोन पेयर। ये तीनों तो आइडेंटिकल है ना, अरे ये तीनों आइडेंटिकल है, ये दोनों आइडेंटिकल है, समझ रहे हो। तो यहां पर मैंने फ्लोरीन को रख दिया, अच्छा लगेगा देखने में, यहां पर मैंने लोन पेयर बैठा दिया, तो यहां एक लोन पेयर दिखा दिया, यहां एक लोन पेयर दिखा दिया, ठीक है। ज्योमेट्री देखो टी शेप हो गई, इस तरह की ज्योमेट्री है ये, टी शेप है ना, टी बना टी, ठीक है। तो टी शेप इसकी ज्योमेट्री होती है, क्या शेप हो जाएगा इसका, टी शेप। क्लियर है। जब भी इस तरह का हाइब्रिडाइजेशन हो, 3 बॉन्ड पेयर हो, 2 लोन पेयर हो, ज्योमेट्री टी शेप आएगी। अच्छा, बॉन्ड एंगल, तो बॉन्ड एंगल सर 90 के होंगे क्या, देखो जरा, लोन पेयर रिपल्शन लगाएंगे तो बॉन्ड एंगल कुछ झुक जाएगा, बॉन्ड कुछ है ना, इस तरह से रिपल्शन की वजह से, ठीक है। तो बॉन्ड एंगल 90 से कुछ कम आएगा। अभी तक तो सही है कि बॉन्ड एंगल डिक्रीज कर रहा, कब, जब हम लोग क्या कर रहे हैं, जब हम लोग लोन पेयर्स लगा रहे हैं, ठीक है। शायद वीडियो का लेंथ बहुत ज्यादा हो चुका है ना, फिर भी कोई बात नहीं है कि वीडियो में कवर कर लें तो ज्यादा बढ़िया है, इसके लिए अलग वीडियो डालेंगे, चल रहा है तो हो जाएगा, आप 2-3 बार में देख लीजिएगा। चलो फर्दर बात करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं, सुनो यहां तक बात होगी। अच्छा, अब और एग्जांपल्स ले हम लोग, ClF3 3 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर का एग्जांपल हुआ। अब ले लेते हैं XgF2, जीनोन डाइफ्लोराइड ले लेते हैं ना, जीनोन फ्लोराइड। चलो देखो जरा, इसी का एग्जांपल है क्या, 8 + 7 2 14 डिवाइडेड बाय 8, तो 22/8। ऐसा इतना करने की क्या जरूरत थी, 8 से 8 काट देते हैं, ऐसा इतना करोगे क्या, तो 22/8 है ना, काट दे देना, अब भाई वालों काट दे देना, 8 से 8 काटो सर, मामला खत्म करो, 14 आ गया। तो 22 डिवाइडेड बाय 8, 8 दूनी 16 प्लस कितने बचे 6, तो डिवाइड किया 2 से, ये तो आ गया होगा अच्छे से, तो 2 + 3, अगेन सम किसके इक्वल आ रहा है, 5 के। ट्रायंगोनल पिरामिडल ज्योमेट्री होनी चाहिए, बट लोन पे आ गई थी। अब बनाओ तो जरा जीनो, यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर, सोच के बताओ कहां पर तो बॉन्ड पेयर रखे जाएं, कहां लोन पेयर। तो सर बॉन्ड पेयर तो आपको यहां रख देना है, लोन पेयर को मिनिमम रिपल्शन वाली पोजीशन पर रखनी है, तो यहाँ एक लोन पेयर,
यहाँ एक लोन पेयर, यहाँ एक लोन पेयर, यहाँ फ्लोरीन और यहाँ फ्लोरीन। समझ में आती है बात मेरी? ठीक है। अब लोन पेयर को छिपा देना है, ये लोन पेयर, ये लोन पेयर और ये लोन पेयर छिपा दो। लीनियर ज्योमेट्री आ गई। कैसी आ गई? एस हाइब्रिडाइजेशन sp3d2। कौन सा केस है ये? अगला केस है ये, 2 बॉन्ड पेयर प्लस 3 लोन पेयर बना, 2 बॉन्ड पेयर प्लस 3 लोन पेयर बना। कुछ नहीं किया, इसको छिपा दिया। क्लियर है? लीनियर ज्योमेट्री आ गई। बात समझ में आ रही है यहां तक? ठीक है। अच्छा, द इंपॉर्टेंट थिंग इज कि क्या यहां बॉन्ड एंगल डिक्रीज होगा? 180 से कम आएगा? नहीं। देखो यहाँ पे 3 लोन पेयर्स हैं। अभी मैंने कहा था कि 3 वेक्टर्स अगर 120 पर हो तो नेट 0 आता है उनका। इसका ओवरऑल अगर हम देखें, डायपोल या फिर कुछ भी देख लीजिए आप, इस डायरेक्शन में लगेगा, इस डायरेक्शन में कैंसिल आउट हो जाएंगे। इसका रिपल्शन इनके रिपल्शन को कैंसिल कर देगा। क्लियर हो रही है? इसका रिपल्शन इनके रिपल्शन को कैंसिल कर देगा। तो यहां पर बॉन्ड एंगल पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। 3 लोन पेयर आने के बाद भी नो इफेक्ट ऑन बॉन्ड एंगल। समझ लो, मैंने वहां लिखा था 99% केसेस में बॉन्ड एंगल चेंज होगा, हो भी रहा था। ये पहला केस आया जब बॉन्ड एंगल को कोई फर्क नहीं पड़ा। बॉन्ड एंगल ने कहा भैया हमको फर्क नहीं पड़ता, है ना, हमको फर्क नहीं पड़ता, आप कुछ भी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से जो एंगल बना, यहां से जो रिपल्शन लग रहा था इसका, इनके रिपल्शन से कैंसिल आउट हो गया। क्लियर हुई बात मेरी? तो एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, ठीक है। और पी ब्लॉक के अंदर भी जब हम जीनोन की बात करेंगे, जीनोन के कंपाउंड्स की बात करेंगे, तो इसकी ज्योमेट्री आएगी। वहां मैं आपको नहीं बताऊंगा, क्यों बताऊंगा? नहीं बताऊंगा, ठीक है। तो वहां बात नहीं करेंगे इसकी, देखेंगे, करनी है नहीं। बाकी यहीं पे आपको इसको क्लियर कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर बॉन्ड एंगल पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो 2 बॉन्ड पेयर और 3 लोन पेयर का केस बन गया। अब 1 बॉन्ड पेयर 4 लोन पेयर नहीं हो सकते सर, 2 बॉन्ड पेयर मिनिमम होनी चाहिए, आपने हमसे कहा था। चलिए, तो हमने एक बार मैं समराइज कर दूं, है ना, फिर थोड़ी बहुत बातें बची हैं वो नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। सुनना ध्यान से। हम लोगों ने क्या सीखा? हमने ट्रिक सीखी हाइब्रिडाइजेशन, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर निकालने का। फिर हमने कहा कि अगर केवल बॉन्ड पेयर है तो यही ज्योमेट्री होगी जो बना रखी है यहाँ पर। अगर नहीं है तो ज्योमेट्री के लिए भी आपको मैंने एक ट्रिक बताई। क्या ट्रिक बताई? कि सबसे पहले आपको क्या कर लेना है, आपको जो ज्योमेट्री प्रेडिक्ट हुई है हाइब्रिडाइजेशन से वो बना देनी है। बॉन्ड नहीं दिखाने, बस ज्योमेट्री बना देनी है। फिर आपको मिनिमम रिपल्शन वाली पोजीशन पर क्या रख देना है? किसको रख देना है? लोन पेयर्स को। अब sp हाइब्रिडाइजेशन में लोन पेयर का केस आएगा ही नहीं। sp2 में कहीं भी रख दो, sp3 में कहीं भी रख दो, क्योंकि वहां तो भैया सारी मिनिमम रिपल्शन सारी आइडेंटिकल है। समस्या आती है sp3d में। sp3d में कितने केसेस बनते हैं? ध्यान से सुनो। फर्स्ट बनता है 5 बॉन्ड पेयर एंड देयर इज नो लोन पेयर, तो उस केस में तो रेगुलर ज्योमेट्री। 4 बॉन्ड पेयर प्लस 1 लोन पेयर, उस केस में आपको कहां रखना है? इक्वेटोरियल पोजीशन पर। क्लियर हुई बात मेरी? और ज्योमेट्री आ जाएगी शीशा, ठीक है। फिर 4 बॉन्ड पेयर के बाद 3 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, तो इस केस में ज्योमेट्री क्या आ जाएगी साहब? इक्वेटोरियल पर रखोगे अभी, है ना, तो टी शेप ज्योमेट्री आ रही थी, ध्यान आ रहा है। और फिर उसके बाद फर्दर हम बात करें तो 3 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर तो हो गया, 2 बॉन्ड पेयर और 3 लोन पेयर, जो xgf2 पढ़ा भी अपन ने, तो वहां देखा हमने कि तीनों इक्वेटोरियल पोजीशन पर हमने लोन पेयर रख दिए थे, क्योंकि वहां रिपल्शन कम था। एक्सियल पर तो ज्यादा है ना, समझाया तो था यार BCl5 में, एक्सियल पर ज्यादा लगता है रिपल्शन, एक्सियल पर ज्यादा लगता है, तभी तो बॉन्ड स्ट्रेच करके खुद को बढ़ा रहे थे बॉन्ड लेंथ को। पहले ही परेशान थे वो, तो अपनी बॉन्ड लेंथ इंक्रीज कर रहे थे, आप वहां लोन पेयर रख दो, रूल टूट जाएगा भाई। नियम कायदा नाम की भी कोई चीज होती है ना। तो आपको इक्वेटोरियल पोजीशन पर रखने, एक्सियल पोजीशन को नहीं छेड़ना है। ज्योमेट्री कैसी आएगी? लीनियर। इंपॉर्टेंट थिंग कि वहां पर बॉन्ड एंगल पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, डिक्रीज नहीं करता, जबकि वहां 3 लोन पेयर है। और रीजन आप इसका समझ गए कि वहां पर एक दूसरे के इफेक्ट को, नेगेटिव चार्ज के इफेक्ट को या लोन पेयर के रिपल्शन के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देते हैं, डिफरेंट बॉन्ड, ठीक है। फर्दर हम कभी और बात करेंगे sp3d2 की, है ना, और फिर हम बात करेंगे sp3d3। बाकी sp3d3 पर ये जो ट्रिक है लगेगी नहीं, क्यों? क्योंकि sp3d3 के जो डेटा है वो एक्सपेरिमेंटल हमें बताए जाते हैं, और इसमें 3-4 ही एग्जांपल है जो आपको याद रखने हैं, वो मैं आपको बता दूंगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।